यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच इज अवर पार्ट 4 राइट। नाउ विल कंटिन्यू राइट। अभी तक आप लोगों ने आगे के वीडियोस जरूर देख लिए होंगे अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जरूर जाइए और पहले वो वीडियोस देख लीजिए, और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट राइट। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज बेसिकली द इनकम अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज राइट। क्या है ये हमारा एक इनकम है, हमारा फायदा है राइट। लेकिन किसके एक्टिविटी के रिलेटेड? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मैंने समझाया था, दोज आर योर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि जो आपका रूटीन बिजनेस है राइट। मान लो आप कोई कंपनी चलाते हो राइट, लेट्स से स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। तो जो आप लोग स्टील मैन्युफैक्चर करते हो दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि वो आपका मेन बिजनेस है। तो उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट इज बेसिकली द इनकम अर्न राइट। सो दैट इज योर प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, यू कैन डिवाइड प्रॉफिट इनटू gross profit and second is net profit। ठीक है, ये जरूर से ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नंबर टू इज नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या कि जितना भी मेरा रेवेन्यू है राइट, रेवेन्यू मतलब कि जितना भी मैंने सेल किया होगा। बिजनेस है तो हम लोग कुछ ना कुछ तो सेल करते होंगे राइट। इधर विल सेल गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी मैंने सेल किया है राइट, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है? अपने कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर राइट, जो भी हम लोग खर्चा करेंगे। लेकिन कौन सा कॉस्ट माइनस करना है? ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं? वेजेस राइट, purchase, then carriage inwards, carriage outwards, these are all examples of direct cost। so revenue में से जब आप लोग direct cost माइनस करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? GP, that is my gross profit। clear? second is net profit। ठीक है, net profit क्या है कि जब मैं रेवेन्यू में से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, ऑल एक्सपेंसेस। क्या है डिफरेंस? ऑल एक्सपेंसेस मतलब कि ऑल एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट, मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? विच आर बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। एंड अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट, बाकी के सारे कॉस्ट क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट राइट, बिकॉज की लेट्स से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, देन इट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जब हमें नेट प्रॉफिट निकालना हो तो हम लोग रेवेन्यू में से क्या करेंगे? वी विल डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड इट विल गिव अस NP, that is net profit। clear? so profit is basically income earned and income earned from operating activities। operating मतलब कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज। प्रॉफिट को मुझे क्या करना है? दो हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर टू इज नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कैसे मिलेगा? रेवेन्यू मुझसे सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करना है? डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करना है राइट। और नेट प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब काफी बार बिजनेस में क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू है राइट, वो शायद कम भी हो सकता है और जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो वैसे केस में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज नेट लॉस राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपका जो रेवेन्यू है दैट इज 10,000 और आपके जो ऑल एक्सपेंसेस है, चलिए राइट, ऑल एक्सपेंसेस दैट इज 12,000। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 10,000 माइनस 12,000 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा?
2000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, सो दैट इज बेसिकली माय नेट लॉस, राइट। तो जरूरी नहीं है हमेशा कि प्रॉफिट हो, ओके, सो इट कैन ऑल्सो बी अ लॉस। चलिए नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है गेन, राइट। अब गेन क्या है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट ओनली, बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है, दैट इट इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर, या तो यू कैन ऑल्सो से इनकंसिस्टेंट, मतलब कि ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स में से प्रॉफिट हो रहा है कि जो आपके डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के साथ रिलेटेड नहीं है, राइट, नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, इरेगुलर नेचर, ओके। इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स इंसिडेंटल टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। तो ये जो गेन होता है हमें, ये भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही होता है, राइट। अब आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट जो था वो भी ऑपरेटिंग से मिलता है, गेन होता है वो भी ऑपरेटिंग से मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारा रेगुलर नेचर का होता है, ओके, और वो हमें एवरी ईयर वो तो होने ही वाला है, राइट। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लेकिन जो में गेन होता है वो कभी कभार होता है, राइट। सो इट इज नॉट रिपीटेड एवरी ईयर, इट इज नॉट नेसेसरी, सो इट इज ऑफ इरेगुलर नेचर। एग्जाम्पल क्या आ सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स हमने आगे डिस्कस किया है, ठीक है। एसेट्स मतलब कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि मुझे ये यूज करके मैं इसमें से इनकम डिराइव कर सकता हूँ, ओके। सो अगर मान लो मैं एसेट बेच देता हूँ, नाउ assets are something which are related to our production activities, right? So it will be included under operating activities. अब मान लो हमने ये एसेट बेच दिए तो उसमें से मुझे फायदा तो होगा, तो दैट इज गेन, राइट। मान लो कि हम लोगों ने कोई मशीनरी परचेज की थी 1 लाख रुपीज में, ओके, वी परचेज द मशीन फॉर रुपीज 1 लाख, मैंने उसको सेल कर दिया 1,20,000 में। सो जो डिफरेंस है, राइट, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं, सो दैट इज माय 20,000, सो दिस इज माय गेन। एंड ये गेन कैसा है, इरेगुलर नेचर का, बिकॉज मैं रोज तो मशीनरी बेचने नहीं जाने वाला, राइट। सो ये कभी कभार ट्रांजेक्शन होने वाला है, सो दिस इज नोन एज गेन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा लॉस का है। लॉस जो मैंने अभी आपको प्रॉफिट वाले डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया था। सो लॉस इज बेसिकली योर एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। जब फॉर एग्जांपल मान लो 2019-20 इज योर फाइनेंशियल ईयर, तो 2019-20 में ये होता है कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 5 लाख रुपए है और उसके सामने जो आपके एक्सपेंसेस है दैट इज 6 लाख रुपीज। तो क्या होगा, आपको लॉस होने वाला है, बिकॉज योर एक्सपेंडिचर एक्सीड्स योर रेवेन्यू, ठीक है। सो मान लो कि हमारे पास पॉकेट मनी है, राइट, मेरे पास 2,000 रुपए पॉकेट मनी है। अब उसके सामने अगर मैं एक्सपेंडिचर देखने जाऊँ, राइट, सो आई एम एस्टिमेटिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 3,000 रुपीज, तो वो तो मेरा क्या है, लॉस है, क्योंकि मेरे पास उतनी पॉकेट मनी है ही नहीं कि उसमें से मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ, राइट। सो व्हेन योर रेवेन्यू इज नॉट सफिशिएंट और इधर केस कि आपका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है रेवेन्यू से, तब आपको लॉस होने वाला है, क्लियर। नाउ लॉस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस। फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये अभी मैंने गेन वाले डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि उसमें हमें गेन हो रहा था, राइट। मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी 1,20,000 में बेच दी, तो मुझे 20,000 का गेन हुआ। अब वही एग्जांपल लेते हैं कि जो मशीन हमने 1 लाख रुपए में परचेस किया था, राइट, वो मैंने 80,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, राइट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लॉस, ओके। फिर मान लो कि आपकी फैक्ट्री वगैरह में कोई चोरी वगैरह होती है, ठीक है, देन इट इज नोन एज लॉस बाय थेफ्ट। देन अर्थक्वेक की वजह से आपके सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, सो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस, राइट। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ लॉस। चलिए नेक्स्ट हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है परचेजेस। परचेजेस मतलब कोई भी चीज खरीदना, ठीक है। तो
आपके बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी बिजनेस हो तो उसमें हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, राइट। फिर हम लोग बहुत सारी सर्विसेज भी अवेल करते हैं। सो बेसिकली जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, राइट, सो इट इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। यूजुअली जो हमारे बिजनेस में परचेज होते हैं वो किस लिए होते हैं, या तो मुझे उसको रीसेल कर देना है एज इट इज। मान लो कि मैं गुजरात से कोई चीजें परचेज करता हूँ और उसको एज इट इज महाराष्ट्र में बेच देता हूँ, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, मतलब मैं उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा। सेकेंड टाइप ऑफ परचेज इज ऑफ गुड्स विच इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हो कॉटन और उसमें से क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हो, सो कॉटन इज बेसिकली योर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? नाउ परचेज इन अ बिजनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैन बी कैश परचेज एंड सेकंड कैन बी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब कि क्या, कि मान लो कि मैं रॉ मटेरियल परचेज करने जाता हूँ एंड मैं जो पेमेंट करना है रॉ मटेरियल का वो ऑन द स्पॉट सप्लायर को पेमेंट कर देता हूँ, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज कैश परचेज। मतलब कि जिसका सेटलमेंट क्या हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है, राइट। क्या होता है, इमीडिएट सेटलमेंट टेक्स प्लेस, सो दैट इज ट्रीटेड एज कैश परचेज। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज, इन विच सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर डेट। मैं रॉ मटेरियल परचेज करने गया, राइट, पता चला कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा तो वॉलेट ही नहीं है, तो मैंने सप्लायर को क्या बोला कि भाई साहब अभी रुक जा, मैं तेरे को 10 दिन के बाद पेमेंट करूंगा, राइट। तो वो जो 10 दिन का जो मुझे टाइम मिल रहा है दैट इज बेसिकली क्रेडिट परचेज। क्लियर गाइस? और एक चीज परचेज के रिलेटेड ही और एक टर्म होता है, इसको हम लोग दिस इज ए एंड दिस इज बी। दूसरा परचेज के रिलेटेड हमारा एक टर्म होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है, परचेज रिटर्न। मान लो यही रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया, फॉर एग्जांपल क्लोथ, राइट, मैंने कॉटन परचेज किया एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर क्लोथ। अब वो जो कॉटन की क्वालिटी थी वो जो मुझे चाहिए था वैसा नहीं था, या तो डिफेक्टिव था, या तो मैंने मंगवाया था 10 टन्स ऑफ कॉटन और मुझे डिलीवर हुआ सिर्फ 8 टन्स। सो जितना क्वांटिटी मैंने ऑर्डर किया था उतना भी मुझे नहीं मिला, राइट। आई गॉट डिससैटिस्फाइड और मैं क्या करूंगा, जो सप्लायर था उसको मैं गुड्स रिटर्न कर दूंगा, सो इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज रिटर्न। सो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जब परचेज करते हैं तब हमारे गुड्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। एंड जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तब हमारा गुड्स का स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इट विल गेट डिक्रीज्ड। और एक जो नाम होता है परचेज का, राइट, दैट इज बेसिकली आई मीन परचेज रिटर्न का, उसका और एक नाम याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न करना मतलब तो समझते हो, रिटर्न मतलब वापस करना, एंड आउटवर्ड मतलब कि ये गुड्स अब बाहर जा रहे हैं, सो इट विल बी ट्रीटेड एज परचेज रिटर्न। तो इस हिसाब से याद रखना है, परचेज करते हैं तब गुड्स बिजनेस के अंदर आते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं तब बिजनेस से बाहर जाते हैं, सो दैट इज नोन एज आउटवर्ड। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है सेल्स। सेल्स मतलब कि बेचना, राइट। जैसे कि परचेज मतलब कि खरीदना, वैसे सेल्स मतलब कि बेचना। या तो मैं गुड्स सेल कर सकता हूँ, या तो मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, सर्विसेज भी हम लोग सेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है दैट सेल्स इज बेसिकली सेल ऑफ गुड्स, राइट। इट इज वेरी सिंपल। अब सेल ऑफ गुड्स, राइट, मान लो कि आपका क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, राइट। आप लोग कॉटन वगैरह लेकर आते हो, राइट, यू परचेज कॉटन एज रॉ मटेरियल एंड यू सेल क्लोथ एज अ फिनिश प्रोडक्ट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, मतलब कि सेल ऑफ क्लोथ्स विल बी ट्रीटेड एज सेल। नाउ सेल्स इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैश सेल्स एंड अनदर इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मतलब कि अगेन सेम मीनिंग कि जिसमें सेटलमेंट क्या होता है, इमीडिएट होता है, मतलब कि कोई कस्टमर आपके पास आता है क्लोथ्स परचेज करने के लिए और वो आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है, सो सेटलमेंट टेक्स प्लेस इमीडिएटली, सो इट इज ट्रीटेड एज कैश सेल्स, राइट। क्या है उसका मेन पॉइंट, सेटलमेंट इज इमीडिएट, ठीक है। तो दिस आर द कीवर्ड्स, ये आपको याद रखना है। दूसरा होगा क्रेडिट सेल्स। कोई कस्टमर आपके पास आता है, मान लो वो आपका दोस्त है और वो बोलता है कि भाई
अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो पेमेंट 1 महीने के बाद करूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया, हाँ भाई चल तू अभी के लिए ये गुड्स ले जा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल्स इन विच सेटलमेंट इज एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, इट इज सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर डेट, राइट। अब जैसे कि हमने देखा कि परचेज में क्या होता है, परचेज रिटर्न देखा था, राइट। वैसे ही सेल्स में भी क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। क्योंकि काफी बार मान लो हम लोगों ने किसी को सेल किया और उसको जो क्वालिटी चाहिए था वो हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए, या तो जितना क्वांटिटी हमने बोला था उतना हमसे मैन्युफैक्चर नहीं हुआ और हमने उसको कम क्वांटिटी डिलीवर किया। तो वो क्या करेगा कि वो जो गुड्स है वो हमें वापस कर देगा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न। क्या हो जाएगा वो हमारे लिए, सेल्स रिटर्न। सो देयर कैन बी एनी रीजन फॉर सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रिटर्न। ये कॉमन है, रिटर्न तो हम लोग उसको बोलते ही है। लेकिन जब हम लोग सेल करते हैं तब गुड्स बिजनेस के बाहर जाते हैं, और जब सेल रिटर्न होगा तब गुड्स बिजनेस के अंदर आता है। सो इट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न इनवर्ड, राइट। स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में आपको रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड लिखा होगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब याद रखो कि गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि परचेज रिटर्न, एंड रिटर्न इनवर्ड मतलब कि गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है। सो इट इज ओनली इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा है दैट इज ऑफ गुड्स। अब गुड्स मतलब कि फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, राइट। ऐसे गुड्स आप लोग बोल सकते हो देयर आर नंबर ऑफ गुड्स इन अ बिजनेस, राइट। कि अगर मैं स्टील का एग्जांपल ले लूँ, स्टेशनरी गुड्स का एग्जांपल ले लूँ, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का एग्जांपल ले लूँ, देन ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, गुड्स विच आर बेसिकली फॉर ट्रेड। ट्रेड मतलब कि सेल एंड परचेज, राइट। तो या तो मैं गुड्स परचेज करूंगा, राइट, या तो मैं उसको सेल करने वाला हूँ। परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। अब गुड्स में क्या होता है, दे आर बेसिकली परचेज, राइट। परचेज हम लोग करेंगे या तो उसको डायरेक्टली रीसेल करने के लिए, दूसरा हम लोग गुड्स परचेज या तो गुड्स हम लोग लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, जो हम लोग फर्दर उस पर कोई प्रोसेस करके बेचने वाला है, राइट, विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है गुड्स के लिए, टू विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है स्टॉक, और जिसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री, राइट। सो स्टॉक इज आल्सो अ काइंड ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब कि विच कैन बी टच्ड एंड सीन, ठीक है, ये हमने आगे डिस्कस ऑलरेडी किया है। दो टाइप के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब कि विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, टेंजिबल मतलब कि विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जैसे कि स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, राइट। इनटेंजिबल में हमें क्या लेना है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, राइट। सो these are the tangible assets held by the business, okay, जो भी business वो करता है, right, with the purpose of sale, or you can also say for further production, right. So ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए है इन्वेंट्री, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। नाउ स्टॉक और यू कैन सी इन्वेंट्री इज ऑफ टू टाइप्स फॉर अ बिजनेस। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। एक होगा आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जो मेरे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से मेरे पास है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉक मैंने आज ही परचेस किया होगा, ये भी तो हो सकता है कि पिछले साल का रॉ मटेरियल अभी भी मेरे पास पड़ा हो। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग स्टॉक। एंड ये भी होगा कि पूरे साल में जो मैंने बेचा, राइट, रॉ मटेरियल, उसमें से कुछ तो बचा होगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 10 टन्स, ओके, 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से मैंने पूरे साल में प्रोडक्शन में यूज कर लिया 8 टन्स, तो अभी भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 2 टन्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्लासिफाई इन अकाउंट्स, राइट। स्टॉक विल बी ऑफ टू टाइप, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक दूसरा क्या हो सकता है आपका, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो सकता है, राइट, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पहले मेरे पास रॉ मटेरियल कितना था 10 टन्स एंड नाउ इट इज ओनली 2 टन्स, ओके। फिर आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है जो आप लोगों ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखा होगा, राइट।
एंड देयर कैन आल्सो बी वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि ऐसे गुड्स की जो अभी भी इन बिटवीन है और जो अभी तक पूरे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए. सो दीज आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ, यू कैन से, स्टॉक और इन्वेंट्री. I hope guys you are clear with today's basic accounting terms, right? और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना. थैंक यू.